अभी ऑन है काम। कर दिया? ठीक है। हो गया? ठीक है। CNC, हाँ, अरे माइकों को ऑफ कर लो भाई, क्लास करने दोगे कि तुम्हें क्विट कर दूं जाने थे? सबको कर दूँ अब सब कर दो, कर दो। अरे किसी किसी की आदत होती है ना, म्यूट कर दो, म्यूट ऑल, सब ने कर देंगे। ठीक है, कर दिए? चलाओ। CNC BMC कोऑर्डिनेट्स और CNC मेंटेनेंस रन सर्वो मोटर और सर्वो मोटर पॉइंट टू पॉइंट। तो ये मेंटेनेंस वालों के लिए भी है और CNC प्रोग्रामिंग और CNC मेंटेनेंस माने सर्वो मोटर। तो PLC वाले स्टूडेंट भी समझ लें और CNC वाले भी समझ लें। एक्चुअल क्या है कि जैसे मान लो पहले हमारी जो सर्वो मोटर रन कराते थे तो वो हम वैल्यू देके कैलकुलेट करके हम भरते थे, लेकिन अब वो कैलकुलेशन वैल्यू देके भरने का अब आ गया हमारा पॉइंट टू पॉइंट। अब हम पॉइंट टू पॉइंट एब्सोल्यूट रिलेटिव कोऑर्डिनेट के आधार पर भी हम किसी भी सर्वो मोटर को चला सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एक मित्सुबिशी की PLC है, मित्सुबिशी की PLC FX5U। ये PLC की जो सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर की प्रोग्रामिंग, जो सर्वो मोटर हम रन कराते हैं तो इसकी जो सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर चलाएंगे तो ये जो सर्वो मोटरों को अगर हम पोजीशन मोड में चलाते हैं तो उसको हम एक्सिस कहते हैं। सर्वो मोटर रन इन पल्स मोड। मतलब यदि हमारी सर्वो मोटर पल्स मोड में रन होती है, सर्वो मोटर is run in pulse mode, so known as axis। मतलब हम एक्सिस किसे कहते हैं पहले तो ये समझ लो। अब प्रोडक्शन वाले प्रोग्रामिंग वाले जो होते हैं CNC प्रोग्रामिंग, वो तो एक्सिस कहते हैं भाई, कोई भी लाइन बना दो एक्सिस हो गई है ना, जैसे कह दिया ये एक एक्सिस हो गया, ये दूसरा एक्सिस हो गया। लेकिन प्रैक्टिकली ये एक्सिस बना कैसे, क्वेश्चन आता है कि ये बनता कैसे है। तो ये बनता है कि सर्वो मोटर को यदि हम पल्स मोड में चलाते हैं उसको एक्सिस बोलते हैं। इफ सर्वो मोटर इज रनिंग इन पल्स मोड इज नोन एज एक्सिस। तो इसमें अगर हम मित्सुबिशी PLC में बात करें, जिन स्टूडेंटों ने, सुन लो, जिन स्टूडेंटों ने PLC का एडवांस लैडर डिजाइनिंग का कोर्स लिया है उनके लिए आज क्लास चलेगी
उसमें सर्वो मोटरों का एक्सिस का चलेगा शेड्यूल। वहां पे हमने 6 सर्वो मोटर लिया है। 6 सर्वो मोटरों का ऑटोमेशन मशीन है जिसमें 6 ही सर्वो मोटर। 6 सर्वो मोटर में से 4 तो एक्सिस है, और तो एक्सिस का मतलब 4 सर्वो मोटर 4 एक्सिस की हो गई, तो ये एक्सिस में हमारा और 2 हमारी जो मोटर हैं, ये पल्स मोड हो गया, और 2 मोटर स्पीड मोड में। 2 मोटर उसमें स्पीड मोड में रन कराने का प्रोजेक्ट है। सीएनसी का लैडर डिजाइन करना भी उसी में आता है, एडवांस लैडर में। तो जितने भी बड़े बड़े लैडर डिजाइन होते हैं वो उसी कोर्स में आते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लास आज चलेगी रात को 6 बजे। तो जिन्होंने एडवांस लैडर में ज्वाइन नहीं किया है वो अगर इंटरेस्टेड है तो अपना ज्वाइन कर लें, विशाल सर से बात करके, या मुझे बात कर लेना। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। उसमें क्या है, पूरा 100% कॉन्फिडेंस, मशीन पूरी डिजाइन करना आ जाता है। कितनी भी बड़ी मशीन हो आप लैडर डिजाइन कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी मशीन का। बोलो। तो इसमें अब यहाँ पे एक्सिस होता है कि हम किसी भी सर्वो मोटर को पोजीशन कंट्रोल मोड में चलाएं तो उसको हम एक्सिस कहते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब यहां पे आता है कि एक्सिस हमारा वैल्यू कैसे निकालते हैं पोजीशन मोड में। जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, मान लो ये हमने ले लिया, और यहां पे एक पॉइंट आ गया, 2 लाइन, एक ये लाइन हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये दोनों लाइन एक्सिस कहलाती है। तो कोऑर्डिनेट्स में कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं कि हम किसी भी एक्सिस को पॉइंट टू पॉइंट अगर मूव कराते हैं तो पॉइंट्स की जो वैल्यू होती है, जिस पॉइंट पे हमको जाना है उस पॉइंट की वैल्यू को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। किसी भी पॉइंट पे जाना है उस पॉइंट की वैल्यू को कोऑर्डिनेट कहते हैं, जिस पॉइंट पे हमको जाना है। तो ऐसे ही यहां पे कोऑर्डिनेट होंगे, उसके लिए हमने क्या किया, 2 एक्सिस ले ली और दोनों एक्सिसों को क्रॉस में कर दिया, तो इससे बन जाता है प्लेन। तो कोऑर्डिनेट के लिए हम एक एक्सिस कैसे बनता है, 2 एक्सिस कैसे बनता है, प्लेन कैसे डेवलप होता है। तो मैं प्लेन बनाऊंगा, उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट स्टार्ट करूंगा। यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी ये एक सर्वो मोटर है, इसको नाम दे दिया जेड एक्सिस की सर्वो मोटर, इस पर जेड लिख दिया। इसके साथ हमने लगा दी कपलिंग। क्या लगा दी, कपलिंग। कपलिंग का मतलब ये जोड़ेगा इसको, है ना। और कपलिंग के साथ हमने इसको आगे कर दिया ऐसे, ठीक है। जैसे हमने इसको ऐसे किया और इसको ऐसे, क्लियर। और ये हमारा हो गया बॉल स्क्रू, इसको कहते हैं बॉल स्क्रू, BALL बॉल और स्क्रू। और इस बॉल स्क्रू के ऊपर एक नट लगता है,
इसे कहेंगे बॉल बियरिंग नट। इसमें बॉल्स होती हैं, तो ये हो गया बॉल बियरिंग नट। जब हमारा मोटर घूमेगी तो स्क्रू भी घूमेगा, और स्क्रू घूमेगा तो नट आगे पीछे होगा। नट क्या होगा? आगे पीछे होगा। नट हमारा जब आगे पीछे होगा तो इस नट के ऊपर हमने एक लगा दी स्लाइड, और ये हमारी हो गई स्लाइड। ठीक है जी, बोलो समझ में आ गया? तो ये हमारी जो स्लाइड है, जब हम मोटर को चलाएंगे तो मोटर को घुमाएंगे तो ये आगे पीछे जाएगी, तो हमारी जो स्लाइड है ये आगे पीछे होगी। बोलो क्लियर है? स्लाइड क्या होगा? स्लाइड आगे। जब हमारी ये स्लाइड आगे पीछे होगी तो इसको हम कह देते हैं एक एक्सिस। क्या कहते हैं? वन एक्सिस। तो ये वाली एक्सिस हमारी कैसे मोशन देगी? बोलो। तो ये ऐसे मोशन देगी, इधर या इधर। अगर इधर मोशन होता है तो प्लस और इधर माइनस। ये हो गया जेड एक्सिस। बोलो, जेड एक्सिस क्लियर हो गया? तो एक एक्सिस बनाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ा? सर्वो मोटर। और ये क्या है? और ये ऊपर बॉल बियरिंग नट, ये लगा दिया। क्लियर है? जब हमने ये बॉल स्क्रू, बॉल बियरिंग नट और सर्वो मोटर हमने ये सब लगा दी, इसके साथ हमने क्या बना दिया? एक एक्सिस। बोलो क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? लेकिन एक एक्सिस से आप कर क्या पाओगे? बोलो, एक एक्सिस से क्या कर सकते हो? ड्रिल करना है तो ड्रिल कर दो, ड्रिल मशीन बना लो। ड्रिल में क्या होता है? जाएगा, ड्रिल करेगा, लौट आएगा, तो एक एक्सिस से काम चल जाएगा। पता? और क्या कर सकते हो? या कोई फेस करना हो, खाली सिंपल ऊपर से नीचे फेस करेगा, चला जाएगा। लेकिन एक ही दिशा में, एक सीधी लाइन में आगे जाना और पीछे आना, इतना एक एक्सिस कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। बोलो, इससे ज्यादा कर सकता है? नहीं। तो इससे ज्यादा करवाने के लिए हम क्या करते हैं? प्लेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लेन। तो प्लेन क्या करता है? वो 360 डिग्री में पूरा रोटेशन देगा। अब मान लो कोई चीज ऐसे चल रही है, आप चाहते हो ऐसे नहीं, हमें ऐसे चलानी है, ऐसे भी चल जाएगी, ऐसे भी चल जाएगी, ऐसे भी चल जाएगी, ऐसे भी चल जाएगी। मतलब वो 360 डिग्री में पूरा रोटेशन, 360 डिग्री का कंप्लीट रोटेशन हमको मिलता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स प्लेन। क्या बोलते हैं? प्लेन। तो यहाँ पे हमारा प्लेन बनाना है, तो हम क्या करेंगे? ये वाली जो स्लाइड है ऊपर वाली, इस स्लाइड के ऊपर एक प्लेट रख देंगे। प्लेट रख दी? बोलो। इस प्लेट पे यहां पे बोल्ट लगा दो, 4 बोल्ट लगा दिए। अब ये बताओ, जब हमारा मोटर घुमाएंगे तो ये प्लेट भी तो आगे पीछे होगी, नहीं होगी? तो अब हम क्या करते हैं? इस प्लेट के ऊपर एक सर्वो मोटर और रखते हैं। अगर इस प्लेट पे सर्वो मोटर जो हमने रखी है, ये एक्स की सर्वो मोटर, और मैं अगर इस मोटर को घुमाऊं तो ये बताओ, इस पर कोई फर्क पड़ेगा? ये तो खाली इसको घुमाएगी ना, शाफ्ट को। मैं इस शाफ्ट पे कपलिंग लगा के और इसको मैं आगे कर दूं, आगे कर दूं, और यहां पे एक स्क्रू और लगाया और ये नट लगा दिया,
और एक और मैंने चलाया। ये एक और अरेंजमेंट लगा दिया एक्स का, तो ये क्या करेगा, जब मैं इस मोटर को चलाऊंगा तो ये ऊपर नीचे होगा, और ऊपर नीचे होगा तो इधर होगा एक्स प्लस, नीचे एक्स। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टूल बांध दूं, सपोज क्या टूल, अगर ये टूल है और टूल के मैं ऐसे करके एक लाइन बना दूं, ऐसी और ऐसे, तो अब आप बताओ ये पॉइंट क्या हुआ, 0 पॉइंट। मैं इसको 0 मान लेता हूं। तो अब मुझे अगर ऊपर की तरफ जाना है तो मुझे कौन सा एक्सिस चलाना पड़ेगा, ये मोटर, और प्लस की तरफ एक्स प्लस। अगर मैं नीचे आना चाहूं तो, और मैं अगर इधर जाना चाहूं तो जेड, और मैं इधर आना चाहूं तो इसे कहते हैं एक प्लेन। सो दिस इज ए प्लेन। बोलो क्लियर है? सर जेड में अगर जाना हो, नीचे को भी चलाना है, नीचे वाले मोटर को भी, तो दोनों को चलाना पड़ेगा, तब जेड में डाउन होगा और चलेगा भी। हाँ, मतलब ये है कि अगर सीधी रेखा में चलाना है तो एक मोटर, सीधी रेखा में चलाना है तो, रोटेट करते हुए चलाना और है। अगर हमको इसको टेढ़ा चलाना है, ऐसे चलाना है, हाँ। तो ऐसे चलाना है, तो ये दोनों मोटर। कॉम्बिनेशन होगा ना। अगर ऐसे चलाना है तो ये एक मोटर से नहीं चलेगा, फिर दोनों मोटर चलेगी। मतलब साथ ही साथ ये मोटर भी चलेगी और ये भी चलेगी, तब टेपर आएगा, नहीं तो टेपर नहीं आएगा। एक मोटर चलेगी तो सीधी सीधी चलेगी, मतलब सीधा सीधा है। कि अगर मैं अब एग्जांपल लेता हूं, अब मैं क्या करता हूं, यहां से ये पॉइंट है ए, मुझे ए पॉइंट पर जाना है, और ये हमारा 15 mm कितना है, तो मुझे बताओ कौन सा एक्सिस ए पॉइंट पर जाने के लिए चाहिएगा, जेड एक्सिस को चलाना है और माइनस में चलाना है जेड को। अगर मैं ऊपर को लेता हूं और 10 mm लेता हूं, कितना, तो ऊपर जाने के लिए सीधा सीधा है। अब हमारी एक्स वाली मोटर चलेगी ऊपर को प्लस में। अगर मैं तिरछा चलता हूं और ये चलता हूं 15 mm तिरछा, तो अब मुझे तिरछा चलने के लिए दोनों एक्सिस की मोटर चलानी पड़ेगी। दोनों की मोटर चलेंगी तो एक्स भी, एक्स कायम में चलेगा प्लस में या माइनस में, प्लस में चलेगा और जेड माइनस। जेड माइनस, तो ये चलेगा। तो अब इसको कितना चलेगा, एक्स टोटल कितना चलना है, 15, लेकिन एक्स कितना और जेड कितना, ये डिपेंड करेगा इसका एंगल कितना। अगर मान लो इससे क्या करेंगे, लंब डाल दें और इधर भी लंब डाल दें, तो ये तो चले एक्स में और इतना चले, कैलकुलेट कर लो लंब डाल के, क्यों जी। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ये थीटा चाहिए। अगर थीटा 45 है तो दोनों एक्सिस में बराबर मूवमेंट होगा। अगर थीटा ये बढ़ता है तो एक्स जेड से कम होगा या ज्यादा, अगर थीटा ये बढ़ता है तो, बोलो, जेड से कम होगा। एक्स ज्यादा हो जाएगा ना। अगर थीटा बढ़ता है तो ये एंगल थीटा बढ़ता है, तो ये वाली जो चीज है ना, ये उधर को शिफ्ट होगी, उधर को होगी तो किधर जा रही है, तो ये कम होगा वो बढ़ेगी। जैसे देखो, मान लो ये दो एक्सिस है, अगर मैं दोनों एक्सिसों में ऐसे लेता हूं, तो अब बताओ ऐसे कहीं भी पॉइंट पर ले लो किसी, तो इसमें जेड क्या होगा, जेड तो इतना ही हुआ, लेकिन एक्स कितना हो गया। इसका मतलब झुकाव एक्स की तरफ है तो एक्स ज्यादा,
और झुकाव जेड की तरफ है तो जेड ज्यादा। अगर मान लो ये ऐसे जा रहा है तो यहां से लंब डाल दो, जेड ज्यादा एक्स से, और इसको थीटा और कम कर दो तो जेड ज्यादा होगा, कंपैरिजन में एक्स में चेंज आएगा। तो ये जो टेपर बनता है ये बनता कैसे है, ये ऐसे ही बनता है कि जितने डिग्री का टेपर आपको चाहिए, जैसे मान लो आपको चाहिए 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का टेपर लेने के लिए दोनों एक्सिस की फीड रेट बराबर होगी, बराबर होनी चाहिए, सही बात है सर, क्योंकि 45 है ना दोनों। हाँ, अगर एंगल थीटा 45 से ज्यादा है तो दोनों की फीड रेट में अंतर आएगा, अंतर आएगा। दोनों की फीड रेट में अंतर आएगा, क्योंकि दोनों एक्सिस चलेंगी। अगर मान लो बराबर बराबर स्पीड से चल रही है तो एंगल 45 आएगा, ठीक, एंगल आएगा कैसे, बराबर चलेंगी तो 45। और मान लो इसकी स्पीड कम है तो एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। जेड की अगर स्पीड कम है और एक्स की ज्यादा है तो एंगल एक्स की तरफ बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। अगर एक्स की कम है जेड की ज्यादा है तो एंगल इधर को आएगा। तो एंगल कैसे कंट्रोल होता है समझ में आ गया, ये तो प्रैक्टिकल हो गया। अब लाइन देते तो आप तो क्या करते हो, कुछ नहीं करते, आप तो प्रोग्राम लिख देते हो G01 x 40.0 z माइनस 30.0 फीट 0.1, आगे लिखा G01 x 50.0 z माइनस 35.0 फीट 0.1। अब ये बताओ कि मैं, ये पॉइंट हमारा बी है और ये पॉइंट हमारा ए है। अगर मुझे ए से बी पे जाना है, एक लाइन और लिखता हूं, G01 x 30.0 z माइनस 30.0। मैंने 3 लाइन लिखी, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। अब इसमें बताओ कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, 3 पॉइंटों में अगर मैं बी पे जाना चाहता हूं तो मुझे बी पे कितना चलना पड़ेगा, एक्स में और कितना जेड में, और ये टेपर होगा कि सीधा होगा, बोलो। एक्स यहाँ कितना है, यहाँ कितना है 40, तो एक्स में 10 चलना पड़ रहा है। अंतर देखो, यहाँ जेड कितना है, यहाँ जेड कितना है, कुछ नहीं चलना पड़ रहा। इसका मतलब एक्स एक्सिस में 10 mm ट्रेवल है, ऐसे ट्रेवल निकलता है। इसे कहते हैं डिस्टेंस टू गो। जो निकालेंगे वो क्या होगा, डिस्टेंस टू गो कितना होगा 10 mm। अब सी पे, यहाँ पे एक्स कितना है, यहाँ पे कितना है, इसमें से घटाओ कितने चले 10। जेड में यहाँ कितना है, यहाँ जेड में कितना है, जेड में भी चले। ये लाइन टेपर में आई, जहां पे दोनों में एक्स और जेड दोनों में अंतर आ जाए, दोनों में चलना पड़े तो वो टेपर है, ध्यान रखना। बोलो समझ में आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ। सुबह प्रैक्टिकल पे थे ना मशीन पे कि कितना चलना है, इसको कहते हैं डिस्टेंस टू गो। ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए, कैसे कैलकुलेट, जब भी मशीन आप चला पाएंगे बढ़िया। पहले देखो कितना चलना है फिर मूवमेंट करो। बोलो समझ में आ गया ना, क्लियर है। तो x में कितना चलना पड़ेगा और z में कितना चलना पड़ेगा, ये दोनों चीज इसमें कवर अप होती है, दोनों कवर अप होगा, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पे इसके साथ एक क्वेश्चन आता है कि जहां पे आप चले केवल x में, z में, यहां केवल x में और यहां दोनों में। अगर मैं ऐसे जाता हूं तो काय में चलेंगे, यही है ना।
अगर यहाँ पे हम 5 mm जाते हैं तो z में माइनस। अब ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, इनका कोऑर्डिनेट मेथड है अलग। क्या है इनका कोऑर्डिनेट मेथड? कोऑर्डिनेट मेथड क्या होता है? कोऑर्डिनेट मेथड होता है कि कौन से पॉइंट पर जाना है, ए बी सी और ये डी। अब हमें ए बी सी डी में से किस पॉइंट पर जाना है, हमें कोऑर्डिनेट मेथड से ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कोऑर्डिनेट के दो मेथड हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट क्या है कि किसी भी एक्सिस की किसी भी पॉइंट पे वैल्यू को कोऑर्डिनेट कहते हैं। द वैल्यू ऑफ एनी एक्सिस एट एनी पॉइंट इज कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया? अब कोऑर्डिनेट दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, और नंबर दो इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट। इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट होते हैं जहां पे कोई भी वैल्यू 0 पॉइंट से ली जाती है, इसे कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। अगर ओरिजिन पॉइंट से किसी भी पॉइंट को कंसीडर करते हो तो वो एब्सोल्यूट है, और अगर प्रीवियस पॉइंट से कंसीडर करते हो तो इंक्रीमेंटल है। तो मैं यहां वैल्यू लूंगा, पहले मैं एब्सोल्यूट लेता हूं और उसके बाद इंक्रीमेंटल। एब्सोल्यूट में मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूं x और z। ये तो पानी हो गया, वो चल गया x और z, और इंक्रीमेंटल में भी 4 रख देता ए पॉइंट। अब यहाँ पे ए पॉइंट की वैल्यू एब्सोल्यूट में कितनी है? बोलो एब्सोल्यूट में कितनी है? एब्सोल्यूट का मतलब है यहीं से वैल्यू लेनी है। तो ए पॉइंट पे कितनी वैल्यू होगी? 0.0। ए पॉइंट पे x की वैल्यू जो होगी एब्सोल्यूट में 0 और z की वैल्यू -15। इंक्रीमेंटल में ए पॉइंट का मतलब होता है प्रीवियस पॉइंट, पिछले वाला। तो यहाँ जा रहे हैं तो यहीं से जा रहे हैं, तो ये भी लगभग बराबर होगा। पहले पॉइंट को इंक्रीमेंटल में मत लो, इसको ऐसे ही रहने दो। बी पॉइंट पे हमारा x कितना होगा, हाइट कितनी है 10, तो सेंटर से ऊपर कितना है, z कितना होगा -15। जो कि बी पॉइंट भी वहीं से लेना है, हमें कंसीडर वहीं से करना है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 15, यहाँ भी, तो चेंज कोई नहीं है। इंक्रीमेंट कहता है कि इस पे अंतर कितना आया वो इंक्रीमेंट में आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है, 0। कितना है, ये 15, ये भी 15, और यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना है, इंक्रीमेंटल हो गया। सी पॉइंट पे x कितना है? अब सी पॉइंट पे x निकालना पड़ेगा। तो ये 15 है, तो 15 में ये अगर वैल्यू निकालता हूं मैं, तो ये निकालो जरा, थीटा 45 है, तो थीटा का मान कितना है, तो ये कितना आएगा और ये कितना आएगा, साइन कौन सा एंगल लगेगा बताओ, साइन कॉस। इसमें कौन सा लगेगा, आधार बटे कर्ण, और ये लंब बटे कर्ण। तो इससे निकालते हैं आधार, ये लंब, तो कॉस में ये, साइन में ये है ना। तो साइन थीटा बराबर लंब x बटे कर्ण कितना 15 है, हाइपोटेनियस 15 है। तो x = 15 इंटू साइन 45। साइन 45 का मतलब 1/√2। 1/√2 का 0.414 है ना। बोलो 1/√2 का मान कितना होता है, 0.414 = ये करीब आएगा आपका 15/√2।
45। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 cos 45। किताब देखो, टेबल है ना, किताब निकालो, किताब खोलो, बुक में देखो एक बार, टेबल है 131 नंबर पेज पे, 131 के आसपास। 1.4141 कितना आया वैल्यू बाहर घटाओ, 1/√2 15/√2 कर दो। कितने का है? मेरा कितने पेज पे है? 140 का है। क्या है? कितना? 1.414 का 1 पॉइंट, 1.414। हाँ तो 1.414 करेंगे तो 15 बटे करो, 15 में भाग दे दो। कितना आया? 10.6। 10.6। अब मान लो नियर अबाउट 10 मान लो, तो ये 10, इधर भी 10 और इधर भी 10। तो इसका मतलब ये हमारा सी पॉइंट अगर हम देखें तो सी पॉइंट पे हो जाएगा 10, और सी पॉइंट पे एब्सोल्यूट में क्या होंगे? यहीं से यहां से कितने होंगे? x 10 और 10 20, z -25। अगर मैं इसे इंक्रीमेंटल में करता हूं तो इसमें से इसको घटाओ और इसमें से इसको घटाओ, माइनस प्लस माइनस जरूरी। तो 10 तो प्लस में सही होगा तो माइनस उल्टा कर देगा ना। बोलो समझ में आया? अगर मैं डी पॉइंट लेता हूं तो एब्सोल्यूट में डी कितना हो जाता है? 5 और जोड़ दो। यहां से जेड में कितना है? 15, 10, 25 और 5 30। एक्स में कितना है? कोई अंतर नहीं है। तो मूवमेंट कितना हुआ? 0। जेड में अब देख लो, सी से डी जा रहे हो तो 5 चल रहे माइनस। ये इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल का दूसरा नाम है डिस्टेंस टू गो। डिस्टेंस टू गो ही इंक्रीमेंटल। फिगर बना लो, सारा डिटेल बना लो, जब तक मैं चाय पी लूं। बनाओ फिर क्वेश्चन पूछिए। अरे ये माइक तो ऑफ कर गया हीरा। अरे डुग्गू, अरे डुग्गू जरा, डुग्गा स्पीकर ऑन कर दे बच्चों के माइक। अरे सोएब भाई, आ गए भी कुछ तरक्की कर लो, वहीं रह जाओगे। डर के हम चल रहा है, कहा बैठे ही चल लो। तो तुम इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हो? आवाज आ गई? सर 10 यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 में चलता है लंब। 10 में क्या चलता है? आधार और लंब। 10 में क्या चलता है? ये और ये। यहाँ पे दिया है ये, देखो ध्यान दो भाई साहब, यहाँ पे क्या दिया है? हाइपोटेनियस। 10 में हाइपोटेनियस नहीं आता। 10 में क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा क्या होता है? थीटा, चलो थीटा पढ़ लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और sin थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस।
और cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ये फॉर्मूला समझ लो पहले तो, ये तीनों फॉर्मूला लिख लो। फिर यहाँ पे देखो ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। अब बताओ भाई साहब समझ में आ रही है? हाँ, फॉर्मूला को ध्यान रखो, इन फॉर्मूला से ही सीएनसी प्रोग्रामर बनोगे, बगैर फॉर्मूला के बनाओ क्यों जी? एब्सोल्यूट होता है कि एक ही ओरिजिन पॉइंट से ही सभी वैल्यू को कंसीडर करना। सो दिस इज ओरिजिन पॉइंट, यहीं से सभी पॉइंटों को मेजर करो। सो दैट इज एब्सोल्यूट। इंक्रीमेंटल कहता है पॉइंट टू पॉइंट, पीछे वाले पॉइंट से देखो। जैसे मान लो तुम डी पॉइंट ले लो, डायरेक्ट डी ले लो, डायरेक्ट डी पॉइंट पे एब्सोल्यूट में देखो जेड का मान कितना होगा डी पे। तो एब्सोल्यूट का जैसे ही नाम आए तो समझ लो 0 पॉइंट। तो 0 पॉइंट से डी पॉइंट सर कितना आ रहा है बताओ, कैलकुलेट करो एब्सोल्यूट में। सर प्रोग्राम में इंक्रीमेंटल नहीं डालना पड़ता है ना? कहीं 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 नहीं डालना पड़ता है। कई बार डालना पड़ता है, बाकी बीएमसी में जरूरत पड़ती है सब प्रोग्राम बनाते समय, तब सीएनसी में पड़ती रहती है। अच्छा, तो दोनों का अलग तरीका है। सीएनसी में यू और डब्ल्यू से डलता है इंक्रीमेंटल, बीएमसी में यू डब्ल्यू नहीं चलता, बीएमसी में एक्स वाई जेड चलता है, लेकिन G91 थे। देखो डी पॉइंट पे बताओ सर एब्सोल्यूट कितना हुआ वैल्यू, जोड़ दो। डी पॉइंट पे कितनी हुई 15 और 10 25 और 5 माइनस या प्लस, मैंने माइनस लिख दिया। अब बात आती है डी पॉइंट पे इंक्रीमेंटल। तो डी पॉइंट पे हम कहां से जा रहे हैं सर, सी से। हम कहां से जा रहे हैं, सी से डी जा रहे हैं। तो रियल में सी से डी कितना चलना पड़ रहा है प्रैक्टिकली, माइनस या प्लस? बोलो बात समझ में आ गई? और किसी को डाउट? फिगर बना लो, टाइम लगेगा इसमें क्योंकि बड़ी फिगर है, थोड़ा 5 मिनट में जब तक नहीं चाय फूंक लो फिगर बना लो, फिर चालू करेंगे। सोए भैया डिटेल कैंप पे ध्यान दो, क्योंकि तुम यहाँ रहते हो तो रहने का ऐसा कोई फायदा तो था क्यों जी? नहीं तो पता है संडे संडे तो यहाँ रोल चौल दिखती है, संडे के अलावा फिर कुछ नहीं दिखता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस करो, जो पेन ड्राइव में प्रोग्राम लिया है इसे रन कराओ, पीस मंगाओ, दूसरे चलाओ, क्यों जी? क्योंकि आगे तरक्की करनी है तो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आती तो हम बताएंगे। हाँ जी, बन गया, रह गया है? बन गया। सर 4 तरह की वैल्यू होती है, एक होती है मशीन वैल्यू। यहाँ वैल्यू आ रही है ना? हाँ जी, हो गया। अब ये तो मैंने बनाया प्लेन बना के, प्रैक्टिकली प्लेन बनता कैसे है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्लेन तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन है
कि कोऑर्डिनेट को प्लेन के आधार पर कैलकुलेशन वैसे कैसे करें। तो कोऑर्डिनेट को अब हम देखते हैं, ये तो प्लेन बना के निकाल दिए है ना। अब मैं पहले CNC का पीस ले लेता हूं, फिर BMC का, है ना। तो CNC में जो पीस होगा, CNC के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, CNC कोऑर्डिनेट्स होते हैं। CNC में क्या होता है, पीस होता है ऐसे राउंड। CNC में पीस हमेशा राउंड होगा। कैसा होगा, राउंड। अगर ये राउंड पीस है तो ये वाली जो डायमेंशन है ये डाया में इंडिकेट करती है। मान लो डाया 40.0 और ये डाया 20.0 और ये मान लो 25, ये मान लो। अब यहां पे ये जो पॉइंट है ये हमने 0 0 कर दिया, ऊपर भी 0, ये हो गया z प्लस z माइनस x प्लस x माइनस पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D। अब CNC प्रोग्रामिंग, ये CNC कोऑर्डिनेट दो प्रकार के होते हैं। बोलो कौन कौन से हैं, बोलो। रेडियस और डायामीटर। रेडियस और डायामीटर कल की क्लास में बताया था ना मेंटेनेंस में, रेडियस प्रोग्रामिंग और डायामीटर प्रोग्रामिंग, है ना, वही चीज है। अब रेडियस के हिसाब से निकाल लो एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल। एब्सोल्यूट, इंक्रीमेंटल। एब्सोल्यूट में निकालोगे तो एब्सोल्यूट में क्या होगा, यहां पे पॉइंट ले लो, x ले लो, z। इंक्रीमेंटल में निकालोगे पॉइंट ले लो, x ले लो, z। इंक्रीमेंटल में x हो जाएगा u और z हो जाएगा। CNC में इंक्रीमेंटल में x और z को u और w से बोलते हैं। अब यहां पे पॉइंट A, रेडियस के हिसाब से A पॉइंट पे x का मान कितना होगा, A पॉइंट का कितना होगा, सेंटर से A पॉइंट कितनी ऊपर है, 10, x में कितना है, 10 और z में 0। A पॉइंट ये है और जब ये A पॉइंट है तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, और z क्या है, 0, क्योंकि x की लाइन पे। बोलो क्लियर है, मार्क ऑन मत करो, ठीक है। अब आता है B पॉइंट। B पॉइंट पे x आएगा हमारा, B पॉइंट पे जो x की वैल्यू आएगी वो भी 10 आएगी और z की वैल्यू आएगी माइनस का 25। C पॉइंट पे x आएगा वो आ जाएगा 20 और z आएगा माइनस का 25 और D पॉइंट पे x आएगा 20 और माइनस का 25 और 30 55। अगर मैं इंक्रीमेंटल की बात करूं, A पॉइंट छोड़ दो, B पॉइंट ले लो, 10 में से 10 गए तो 0, माइनस 25, 10, 0, 0 और माइनस का 30। अगर मैं इसी प्रोग्रामिंग को, अरे ये ना लाइन का चक्कर पड़ गया, इसे छोड़ दो, 0, माइनस 25, 10,
0 0 माइनस 3। इसे कहते हैं रेडियस प्रोग्रामिंग। रेडियस प्रोग्रामिंग में क्या है कि जो x की वैल्यू है वो सेंटर से कोई भी राउंड पीस अगर है, मान लो कोई ये राउंड पीस है, अगर आप इसको नापोगे तो आप पूरा डायामीटर नापोगे, लेकिन सेंटर से आधा ऊपर और आधा नीचे होगा। तो हम क्या करते हैं कि आधा ऊपर आधा नीचे न करके पूरा नापते हैं। तो पूरा डायामीटर 20 है, लेकिन सेंटर से ऊपर कितना है 10 और नीचे कितना है 10। अगर वो सेंटर से ऊपर 10 है और नीचे 10 है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ऊपर वाला पार्ट कितना है 10 और नीचे वाला कितना है 10। अगर ये ऊपर भी 10 है और नीचे भी 10 है तो ये वैल्यू हमारी रेडियस में 10 है। अगर इसी में डायामीटर प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं होगा, जो वैल्यू रेडियस की है ये वैल्यू डबल हम भर देंगे, मशीन आधा अपने आप करेगी, उसको कहते हैं डायामीटर प्रोग्रामिंग। जी कोड कौन सा यूज होगा इसमें? जी कोड होगा, अब देखो अब यहाँ पे जी कोड कैसे यूज होता है, ये मशीन की ऑन पोजीशन है, मशीन ऑन, और ये पॉइंट ए है, मान लो ए, यहाँ पे बी पॉइंट है, ए से तो चालू हुए ना, तो टूल पोजीशनिंग पी, सेफ्टी पॉइंट एस, मान लो एस, और ये पोजीशनिंग पॉइंट पी, और यहां से चलेगा 2। अब यहाँ पे जी कोड भी लगा देते हैं। पहले तो ये बता देता हूं